बहुत पुरानी बात जरूर बतानी है। अस्सलाम वालेकुम वहीद जदू। मुझे याद है कि जब नई नई मैट्रिक की उसके बाद जब थिएटर में रफ़ी पीर थिएटर वर्कशॉप में काम कर रहे थे तो उस ज़माने में ज़ियाउल हक साहब ने एक रेफरेंडम करवाया। ये कहानी है उस दिन की। पूरा शहर उस दिन लॉकडाउन हुआ था, हर तरफ आर्मी नज़र आ रही थी और हम लोग रहते थे क्लिफ्टन में, बिल्कुल क्लिफ्टन ब्रिज के साथ बाथ आइलैंड के अंदर। और वहाँ से हमने जाना था, हमारा काम था वहाँ पे मेट्रोपोल पे कहीं जाना था। लेकिन इतनी आर्मी थी, आम लोगों के लिए बिल्कुल रोड बंद थे। तो हमें गाड़ी, हमारे पे एक गाड़ी होती थी रेनॉल्ट, उसके अंदर मैं, इमरान पीरज़ादा, एक और हमारे दोस्त थे अनवर, वो बैठे हुए थे और हम लोग आ रहे हैं। उस दिन हमें हबीब पब्लिक स्कूल जाना था। तो रास्ते में आर्मी वालों ने रोका। हमारे पास एक कैमरा था, वीडियो कैमरा था। तो उन्होंने बताया कि हम लोग जर्नलिस्ट हैं और बेसिकली हम लोग कवर कर रहे हैं। तो उन्होंने हमें रोका नहीं। लेकिन मुझे याद है कि जिस तरीके से याद आया, टोनी जो थे अलवी साहब के बेटे, वो उसको वीडियोग्राफ कर रहे थे। तो हम लोग रास्ते में जा रहे हैं, आर्मी के ट्रक आ रहे हैं और वो जो नारा था उस ज़माने में कि जी आप इसका साथ देते हैं तो ये होगा और ये इसका साथ नहीं देते तो आप, तो वो एक इस किस्म का नारा था जिसको आप इनकार ही नहीं कर सकते थे, जिसकी वजह से ज़ियाउल हक साहब दोबारा इलेक्ट हुए, उन्होंने रेफरेंडम करवाया। मैं अभी जब पीछे मुड़ के देखता हूँ तो मैं देखता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर किस तरीके से लोगों ने, जो ये हमारे आर्मी के लोग थे या पॉलिटिशियन थे या फ्यूडल लॉर्ड थे या वडेरे थे, इन्होंने किस तरीके से पाकिस्तानी आवाम को बेवकूफ़ बनाया। हर दफ़ा कोई एक नया ड्रामा लेके आते थे। मुशर्रफ साहब चीफ एग्जीक्यूटिव बन गए, ऐसा लग रहा था कि कोई कंपनी बन गई है। इसी तरह ज़ियाउल हक साहब का अपना ड्रामा था। उससे पहले भुट्टो साहब ने जो मुजीब के साथ हुआ, जिस तरीके से पाकिस्तान के टुकड़े हुए, वो एक बिल्कुल ही अजीब ड्रामा था। लेकिन एक चीज़ जो मैंने देखी, जिसने जिसको बेटा बनाया, आखिर में उसी ने उसको लटकाया। अयूब खान ने भुट्टो को बेटा बनाया। एंड ऑफ द डे भुट्टो ने अयूब खान को जिस तरीके से रुस्वा किया, गली गली में कुत्ते का शोर पैदा हो गया। उसके बाद सारे जर्नल्स को उतार के ज़ियाउल हक साहब को लाए। ज़ियाउल हक साहब ने पकड़ के भुट्टो को लटका दिया। उसके बाद गैर जमाती इंतखाबात हुए, उसमें वो सारी पार्टियां आई जो इंडिपेंडेंट हो गया और वही चेहरे थे। आप अगर उन चेहरों को देखें, मुझे याद है मोहम्मद खान जुनैद, जो क्या नाम है, चौधरी शुजात हुसैन और ये और नवाज शरीफ, ये सारे के सारे उस वक्त गैर जमाती उसमें आए और ये सारे आर्मी के बेनिफिशियल थे। जब इनको आर्मी की आशीर्वाद नहीं मिली तो ये आर्मी के खिलाफ हो गए। अब ये मुल्क से बाहर जाके उसी आर्मी के खिलाफ बातें करते हैं। बात यह है कि हमारी सियासतदान हमेशा हमेशा से मेच्योर रहे हैं। पहले तो उनको ये नहीं पता था कि आखिर गवर्नमेंट चलानी कैसी है। तो वो क्या करते थे, तमाम ब्यूरोक्रेट्स को बुलाते थे और ब्यूरोक्रेट्स जो होते थे वो उनको बताते थे, सर आपने गवर्नमेंट इस तरह चलानी है। और अगर कोई चीज़ वो करना भी चाहें और अगर वो ब्यूरोक्रेट ना चाहें तो वो चीज़ नहीं होती थी। आखिर में आके आर्मी को बुलाया जाता था। जाहिर है आर्मी भी फिर जब आप उसको कहेंगे कि आप आए तो फिर आर्मी ऑफ कोर्स आ जाती थी। किसी भी बंदे को पूरे 5 साल पूरे नहीं करने दिए गए। हमेशा जनाब
कि ये हो रहा है जी, आप ये गलत कर रहे हैं, ये सही कर रहे हैं। मतलब कि अगर ये डेमोक्रेसी उस वक्त चल जाती, लोग जो इलेक्ट होके आते हैं मुख्तलिफ इलाकों से और वो असेंबली में आके उन लोगों की ज़बान होते हैं, अगर ये सिलसिला 1947 से चलता रहता तो आज शायद हम किसी और जगह पे होते हैं। लेकिन अब भी वही हिसाब है। आप देख सकते हैं नवाज शरीफ साहब चले गए, बहुत सारी करप्शन है। उससे पहले जरदारी साहब हैं, उन पे बहुत सारी करप्शन है। अब खान साहब हैं, खान साहब को जाहिर है जिस नारे पे वो आए हैं वो काम वो कर ही नहीं पा रहे, हमें तो नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि उसकी वजह ये है वही ब्यूरोक्रेसी, वो उनको वो काम करने ही नहीं देती। लोगों के इन्फ्लुएंस इतने ज़्यादा हैं, शख्सियात इतनी ताकतवर हैं कि वो इदारों से ज़्यादा ताकतवर हैं, और फिर इदारे जो हैं वो अपनी मुनाफली करते हैं। पूरे का पूरा निज़ाम हौच पौच है, कोई सिस्टम नहीं है। कानून सिर्फ गरीब आदमी के लिए है, अमीर आदमी के लिए कोई कानून नहीं है। वो जो मर्जी करे, जहाँ मर्जी करे, स्याह को सफ़ेद करे, सफ़ेद को स्याह करे, कोई उसको सारी छूट है। लेकिन क्या होता है जी कि ये सारे का सारा मलबा गरीबों पे गिरता है। कभी कोई पॉलिटिक्स करता है कौमियत के नाम पे, कोई मज़हब के नाम पे, कोई कहता है कि जी वो रेवोल्यूशन लेके आएगा, कोई नया बाग सबज बाग दिखाता है कि जी करप्ट लोगों को वो करेंगे। अभी तक समझ नहीं आया कि होगा क्या। लेकिन अब एक चीज़ हुई है, क्योंकि लोग अवेयर हुए हैं सोशल मीडिया की वजह से, इस इंटरनेट और ये सुपरसोनिक जो ट्रैवलिंग हुई है इसकी वजह से लोग बड़े अवेयर हो गए हैं। अब लोगों को पता है कि फ्रांस में क्या हो रहा है, इंग्लैंड में क्या हो रहा है, न्यूजीलैंड में क्या हो रहा है, साउथ अमेरिका में क्या हो रहा है। तो अब ये जो अगली जनरेशन आएगी आ रही है, इसने पकड़ के वो तमाम जो पुराना फरसुदा निज़ाम है जिसके ऊपर इन लोगों ने कब्ज़ा किया हुआ है, जब ये रेवोल्यूशन आएगा इन लोगों को रास्ता नहीं मिलेगा। अब जो लोग हैं वो अपने सेव्स प्लान भी रखे हुए हैं कि वो अपनी दौलत बाहर शिफ्ट कर रहे हैं कि जी हम वहाँ जाएंगे, वहाँ हम इंजॉय करेंगे और ये करेंगे। यकीन माने, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन की वजह से वहाँ पे भी उनको रूम नहीं मिलेगा। वो वक्त आए कि जब शहर के चौराहे पे इनको लटकाया जाए। इससे बेहतर है कि अब भी समझ जाएं, सही काम करें, असेंबली को चलाएं, उसमें सही फैसले करें, और ये आए दिन का जो मारा मारी है, धरने हैं, जलसे जुलूस है, चीज़ों को ख़त्म करें। अगर आप इस दफ़ा कामयाब नहीं हुए, नो बिग डील, आप काम करें अपने इलाके के अंदर। जब दोबारा इलेक्शन आएंगे ट्राई करें, और अगर आपने काम किया होगा तो डेफिनेटली यू विल बी इन द नेक्स्ट गवर्नमेंट आपकी होगी। लेकिन ये नहीं है कि एक को बुरा बना के खुद अच्छे साबित हो। इस तरह चीज़ें वर्कआउट नहीं करती। चीज़ें सिर्फ वर्कआउट करती हैं जब आप सिंसियर हो, काम करना चाहते हो, मिल के काम करें, लोगों को एम्पावर्ड करें, उनको सही रास्ता बताएं। और इसके अंदर जो सबसे बड़ा काम कर सकता है वो मीडिया कर सकता है, अगर वो पॉजिटिव, अगर वो पार्ट ऑफ सोल्यूशन बने। हमारे यहाँ तो हर एंकर जो होता है वो जब बात करता है तो वो एक आग लगा देता है। सुबह जो भी उस एंकर की बात सुनता है सारा दिन उसके दिमाग में ये चलता है कि जी आई एम लिविंग इन अ वाइल्ड वेस्ट, ये तो एक जंग से भरपूर खित्ता है। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ लिफाजी चीज़ें जो वो लोग करते हैं। क्योंकि सूरज उसी तरह निकलता है, चांद उसी तरह निकलता है, दिन रात उसी तरह होते हैं, इसी तरह बादल आते हैं। ये जो बीमारियां आती हैं, ये डिज़ास्टर आते हैं, ये इसलिए आते हैं कि ताकि आप लोगों को ये पता चले कि अगर आप अपनी लिमिट से एक्सीड करेंगे तो देयर इज एक सबसे बड़ी ताकत है जो आसमानों पे बैठी है। यू कांट मेस विद दैट। अल्लाह ताला
सबसे मोहब्बत। और जो भी इंसान अपनी लिमिट से एक्सीड करता है तो अल्लाह ताला उसकी रस्सी खींचते हैं। ये बात हमें अब समझ जानी चाहिए। जो लोग मज़हब का इस्तेमाल करते हैं, जो लोग कौमों का इस्तेमाल करते हैं, जो लोग दौलत का इस्तेमाल करते हैं, जो अपने नाम नेहाद नामों का इस्तेमाल करते हैं, ये समझते हैं कि हम सक्सेसफुल हो गए। बिलीव मी, दे आर वन ऑफ द बिगेस्ट लूजर here and after this world, and that is a great reality. So कौमें तभी बन सकती हैं कि जब आप अपने मसले खुद हल करें, ऐसे वसाइल पैदा करें कि जिससे आपके मसाइल हल हो। आप कभी ये मत देखेंगे वहाँ से आपको कर्जा मिल जाएगा या फलाना मुल्क आपकी मदद करेगा। जिस वक्त जो मुल्क आपकी मदद करता है वो आपको डोमिनेट भी करता है। छोटे छोटे मुल्क हैं यार, पाकिस्तान, ये यूएई छोटा सा मुल्क है, वो जिस तरीके पाकिस्तान को ट्रीट करता है हमें एम्बेरसमेंट होती है। हमारा एक खूबसूरत हरा भरा मुकम्मल पाकिस्तान है जिसमें दुनिया की हर चीज़ है, उसके बाद भी हम अंडर एस्टिमेट हो रहे, अंडरमाइन हो रहे, डोमिनेट हो रहे, अंडर एस्टिमेट हो रहे। वाई? इन नालायक लोगों के लिए जो अपने बेनिफिट के लिए अपना हाथ फैलाते हैं और पूरी मुल्क को, पूरी कौम को एम्बैरेस करते हैं। आई थिंक वी आर नॉट गोइंग टू टेक एनी मोर। इट्स टाइम टू स्टॉप दीज पीपल। अगर आप यार दोबारा इन्हीं लोगों को असेंबलियों में भेजेंगे, इन्होंने तो आपको बेच देना है। वैसे भी तो आपको बेच रहे हैं। ये क्या है? आज एक पाकिस्तानी जिसने कुछ भी नहीं किया, उसने इतना कर्जा देना, हर पाकिस्तानी जो बच्चा पैदा होता है दिन को, उसके ऊपर वो ऑलरेडी मकरूज होता है। हमारे जितने टैक्सेस आते हैं उसमें से आधे पैसे तो हमारे सूद के ऊपर चले जाते हैं। ये इस्लामिक मुल्क है यार, इस्लाम के नाम पे बना हुआ है, फिर हम क्यों सूद दे रहे हैं? क्योंकि इन नालायकों की वजह से। सो अल्लाह की नाफरमानी मत करें, सीधी चीजें करें, मेहनत करें, कसब की इज्जत करें, अपने मजदूर की इज्जत करें, अपने किसान की इज्जत करें। सजाना है तो अपनी फैक्ट्रियों को सजाएं, अपने स्कूलों को सजाएं, अपने अस्पतालों को सजाएं, ताकि सेहतमंद लोग हों, तालीम याफ्ता हों, उनकी कानून हिफाजत कर रहा हो। उसके बाद आप देखें उनके अंदर से कैसा कैसा टैलेंट निकलेगा। सोचिए, एंड आई टेल यू, जो कौमें काम करते हैं वही राइज करती हैं और वही रूल करती हैं इस दुनिया को। हमने अपने आप को अच्छा बनाना है। हम नहीं कहते हम किसी को रूल करें। हम चाहते हैं हमारी टेरिटरी रिस्पेक्टेबल हो। पूरी दुनिया के अंदर जब कोई पाकिस्तान का नाम ले तो लोग कहें यार पाकिस्तान इज़ अ वेरी पीसफुल कंट्री, पाकिस्तान के लोग बहुत अच्छे हैं, पाकिस्तान एक एग्जाम्पल मुल्क है, पाकिस्तान किसी के सामने हाथ नहीं फैलाता, पाकिस्तान के अंदर बड़े बड़े टैलेंटेड लोग हैं जो पूरी दुनिया के अंदर काम कर रहे हैं। दिस व्हाट वी आर लुकिंग फॉर। हम चाहते हैं हमारा पाकिस्तान ऐसा हो, हमारे पाकिस्तान की एक डिलाइट पिक्चर हो, एक खूबसूरत तस्वीर हो। कुछ सोचे तो वो मिलने की कोशिश करे, कहे यार यार वहाँ पाकिस्तानी आया हुआ है, उससे मिलना है यार। लेकिन ये किसको करना पड़ेगा? अगर हमारे यही पॉलिटिशियन दूसरे मुल्कों में जाके अपने मुल्क की बदनामी करते हैं, दिस थिंग इज नॉट गोइंग टू वर्क आउट। एंड आई थिंक हुकूमतें असूलों पे चलनी चाहिए, कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। ये जो नाम नेहाद क्लास सिस्टम है, ये ब्रांड नेम का जो शोबाजी की
भाग दौड़ है, ये नफसा नफी है, आई थिंक इससे कोई भी बेनिफिशियल नहीं होगा, चाहे आपके पास पैसे हैं या नहीं है। इन अ बोथ वे आप कॉम्प्लेक्स होंगे। सोचिए। एंड आई टेल यू वन थिंग, इंशाल्लाह that the time will come जब वाकई ये मुल्क राइज होगा, लेकिन इसके लिए हर बंदे को काम करना पड़ेगा। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।